सीरीज क्या होती है? आगे सबको देना सब्जी में अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। इसको जेब में रख लो। Arrangement of elements with increasing order of standard electrode potential के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अपन अरेंज करते हैं तो वो सीरीज कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जो सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है वो पहले आती है, इसके बाद ये वैल्यू घटती जाती है, आ जाती है 0.00 और 0.00 के बाद फिर पॉजिटिव वैल्यू आती है। पॉजिटिव वाली सबसे बड़ी वैल्यू नीचे आती है, धीरे धीरे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती हुई आती है। ठीक है, तो जो जिसका नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका नेगेटिव होता है वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज होती है। जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव होती है वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या रहता है, टॉप टू बॉटम चलने पर इंक्रीज होती है। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा इसका होगा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा रिडक्शन। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो, पढ़ा हुआ है आपका कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका होता है रिडक्शन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा तीन चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहली चीज क्लियर क्या होती है कि कोई सा भी सेल अपन ले, गैल्वेनिक सेल ले लें, डैनियल सेल ले लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई सा भी सेल ले लें या आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर कोई सेल ले लें, प्रत्येक सेल में जो इस सीरीज में ऊपर मेटल आएगा वो मेटल होगा एनोड और जो नीचे आएगा वो होगा कैथोड। मतलब जैसे मान लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है तो ऊपर का ये कोई भी मेटल लिया जाएगा, ये मेटल एक्ट एज ए एनोड और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक्ट करेगा किसकी तरह, कैथोड की तरह। लेकिन अगर नीचे वाला कोई मेटल यूज किया जाता है तो ये मेटल एक्ट करेगा आपका कैथोड की तरह और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उस समय एक्ट करेगा एनोड की तरह। तो इससे पहली चीज तो ये मालूम पड़ती है कि किसी सेल में एनोड कौन होगा और कैथोड कौन सा होगा। जैसे दो मेटल लिए गए हैं, उन दोनों मेटलों में जो इस सीरीज में ऊपर आता है वो हमेशा होगा एनोड और जो इसमें नीचे आता है सीरीज में वो होगा कैथोड। तो एक तो ये जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी ये मिलती है कि कौन सा मेटल किस मेटल को उसके सॉल्ट में से रिड्यूस कर सकता है। ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता। इस पर मैंने क्वेश्चन भी आपको बताया था और वो क्वेश्चन ये था कि जिंक सल्फेट को कॉपर के पात्र में रखा जा सकता है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, या हाँ तो क्यों, या कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में रखा जा सकता है कि नहीं, नहीं तो क्यों। तो जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -0.76, कॉपर का होता है +0.34। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो जिंक कॉपर को रिड्यूस कर देगा,
जबकि कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर के बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर इसको जिंक के पात्र में रखेंगे, जिंक इसको रिड्यूस कर देगा, भराए आपने कॉपर सल्फेट बन जाएगा ये जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन जाएगा मतलब हार्मफुल हो जाएगा, जो लिया था उसकी जगह दूसरा सब्सटेंस बन गया। तो इस कारण से ये इससे दूसरी चीज ये मालूम पड़ती है कि कौन सा मेटल किस मेटल को किसके सॉल्ट में से रिप्लेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरी चीज आपको इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि कौन सा मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा। जर्नली क्या होता है, जर्नली होता है कि H2SO4 प्लस Zn इक्वल हो गया ZnSO4 प्लस H2। H2SO4 प्लस Na Na2SO4 प्लस H2, H2SO4 प्लस Mg, MgSO4 प्लस H2, H2SO4 प्लस Cu, CuSO4 प्लस H2। इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? जैसे 4 रिएक्शन आपको दी हैं, आपको दिया है कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी? लास्ट वाली नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ये हाइड्रोजन है 0.00, तो नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, केवल ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को रिड्यूस करता है। एसिड में से हाइड्रोजन भी केवल जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वही एसिड में से हाइड्रोजन रिड्यूस करेंगे, और जो एसिड उसे हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेंगे उसमें से। तो इस चीज़ की जानकारी इससे अपने को प्राप्त होती है। ये हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की उपयोगिता, यूजेज, कि इसके यूजेज क्या है। और भी कई यूजेज हैं, लेकिन ये 3 यूजेज आपके वो इम्पोर्टेंट है। पहला यूजेज जो आपको ये बताता है कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग कैपेसिटी किधर इंक्रीज होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी किधर इंक्रीज होती है। दूसरी चीज कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तीसरी चीज एसिड में से कौन हाइड्रोजन को इवॉल्व कर सकता है। ये सब चीजें आपको मालूम पड़ती हैं किससे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मालूम पड़ती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाए गए, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे पहला जो सेल बना लेक्लांसी नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो उसको लेक्लांसी सेल कहते थे। हो गए। उसके बाद डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने इस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो इसी को डेनियल सेल कहने लगे। उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया बोल्टा नामक साइंटिस्ट ने, तो इसको अपन वोल्टेइक सेल के नाम से जानते हैं। वोल्टेइक सेल क्या होता है? वोल्टेइक सेल के अंदर 2 हाफ सेल होते हैं। दो हाफ सेल है। इस सेल में, हाफ सेल में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट का सॉल्यूशन भरा जाता है। जैसे मान लो इसमें भर दिया आपने जिंक सल्फेट का,